वो कुत्ते भौंकते हुए आ जाते हैं, गाड़ी के साथ-साथ भागना शुरू हो जाते हैं। एक सहाफ़ी की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आप सवालों की नीयत पर शक करते हैं। हमारे किसी सवाल की नीयत पर तो शक नहीं है, ताकि हम पहले ही माज़रत कर लें। अपना ओपिनियन उस पे दूँ और वो आपको बुरा लगे और उसके बाद आप आफ्टर द पॉडकास्ट री-पॉडकास्ट करना शुरू हो जाएँ, तो वो बदनीति है सिर्फ़। लाहौर में सर अब नूरजहाँ के गानों पर भी एफ़आईआर होगी। इट्स नॉट अबाउट मैडम या मैडम का गाना। क्राइम की कोई शरह कम हुई है लाहौर में? 84 थाने हैं, 84 थानों में सारों में इक्वल नहीं हो रहा। 35 थाने ऐसे हैं जो हाई क्राइम थाने, फिर हर थाने का टाइम डिफरेंट है, हर थाने का क्राइम डिफरेंट है। चोर जो है ना वो भी डिफरेंट होता है। एसएचओज़ को तैनात किया गया, फिर उनके दरमियान एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो अगर अच्छे अफसरों को तैनात किया गया है, फिर ये जो ओपन कोड का एक कल्चर है, ये तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के बारे में एक परसेप्शन क्या है? यदि हम जाएँगे तो तमीज़ से बात नहीं होगी, हम जाएँगे तो बगैर सिफ़ारिश के शायद हमारी एफआईआर नहीं दर्ज होगी। 70 साल के बने हुए सिस्टम को मैं फ़ौरन तो ठीक नहीं कर सकता कि मैंने बटन दबाना है और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस्लामपुरा में रश भी होता है, क्राइम भी वहाँ का हैवी, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है और वो डिसमिस हो जाते हैं। 450 लोग हो चुके हैं। न्यूडिटी को आम कर दिया गया बिल्कुल। अब ये जिस तरीके की वीडियोस आती हैं, टिकटॉक्स आती हैं, इनके खिलाफ क्या कोई पुलिस इक़दामात कर रही है? हर चीज़ पुलिस से करनी है। जो न्यूडिटी बना रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, जो न्यूडिटी देख रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं। सीसीडी के मुतालिक भी एक तासुर दिया जा रहा है, पब्लिक परसेप्शन है, अवाम है, कहती है कि ये हमेशा गरीब के नेफे में गोली चलती है। अवाम बड़ी सयानी अवाम है हमारी, समझदार लोग हैं। ट्रांसफर नहीं होता अगर आप उनकी बात ना माने। मुझे तो आज तक ऐसा कोई एमपीए नहीं मिला या एमएनए नहीं मिला जो कहे कि जी ये जुआरी है इसको छोड़ दो, ये कातिल है इसको छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनको आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में, और इसके साथ साथ बड़े तल्ख़ सवालों के वो जवाब भी दे रहे होते हैं। और एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पुलिस के अंदर रिफ़ॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे रिफ़ॉर्म्स जिसका सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल हो। तो वो जो पुलिस की एक नेगेटिव इमेज थी उसको पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए, और पुलिस को अवाम का जो एक पब्लिक सर्वेंट का एक किरदार होता है, ताकि वो आवाम के लिए काम करे प्रॉपर तरीके से, और वो जो डर और खौफ का माहौल है उसको कम करने के लिए बड़े एक्टिव हैं। आज हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि शायद पहले नहीं किए गए, क्योंकि अमूमी तौर पर इनसे बड़े टफ और हार्ड और अजीब-अजीब किस्म के सवाल किए जाते हैं। तो टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, आज की गेस्ट का वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू एजाज जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। अपार्ट फ्रॉम दिस डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान, लोग आपको कहते हैं कि बड़े एक जेंटलमैन है, पुलिस ऑफिसर है, एक दयानतदार, एक ईमानदार शख्स हैं। इस सब के बगैर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हू इज़ फैसल कामरान? कहाँ से ताल्लुक़ है? गाँव कौन-सा है? ये जर्नी कैसे शुरू हुई? बैक बेंचर थे, फ्रंट बेंचर थे? कभी सोचा था कि डीआईजी फैसल कामरान डीआईजी बन जाएँगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। बहुत सारे लोग जब ये सवाल करते हैं कि आप पुलिस में क्यों आए? आपका क्या पीछे इसके उस वक़्त क्या पर्पज़ था? उस वक़्त क्या विज़न था कि मैंने पुलिस क्यों जॉइन करनी है? तो ये सारी चीज़ें उस एज में पता नहीं होती हैं आपको। आप जिस वक़्त आप स्टूडेंट होते हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस ज़माने में मैं मतलब मैट्रिक कर रहा था, उस ज़माने में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, वो प्रोफ़ेशंस थे। उस वक़्त बहुत कम अवेयरनेस थी, एटलीस्ट जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में, सीएसएस के बारे में। ग्रेजुअली आप ग्रो करते जाते हैं। कॉलेज लाइफ़ आई, यूनिवर्सिटी लाइफ़ आई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपको पता है बहुत सारे लोग, सीएसएस बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे, हर एक एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करता है। तो वहाँ पे नोट्स भी मिल रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों का इसके ऊपर रुझान भी होता है। तो वहाँ से आइडिया भी था, वहाँ से हल्का-सा कि ये दिस इज़ अ थिंग और ये की जा सकती है। लेकिन उसके बाद उस वक़्त भी ये नहीं सोचा था। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ़ जॉइन की, बड़ी अपनी तरफ से इंटरव्यूज़ वग़ैरह दिए और एक प्राइवेट उस वक़्त टेलीकॉम का बूम था, तो वहाँ पे जॉब शुरू हो गई। तो 1 साल वहाँ पे गुज़र गए, तो उसके बाद ख़्याल आया कि नहीं, ये उस टाइप की नौकरी नहीं है, जिस तरह की मैं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर ये 2007 वाला मैंने एग्ज़ाम दिया और 2009 में सर्विस शुरू हुई। पुलिस वाज़ माय फर्स्ट चॉइस और अल्लाह ताला का करम था, वालिद की बहुत सारी दुआ थी, कि जिसकी वजह से फिर पुलिस ही अल्लाह ताला ने दिया। मार्क्स उतने थे, बैक बेंचर बिल्कुल भी नहीं था और बिल्कुल और अ, पढ़ाई-लिखाई वाला उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा था और
पेरेंट्स की तरफ से सख्ती भी बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट आने का प्रेशर भी बहुत होता था कि नंबर अच्छे आने चाहिए। फेल होना तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना कि कोई फेल भी हो सकता है। वो तो ये था कि अगर इतने नंबर आते तो आप फर्स्ट हो जाते, सेकंड क्यों आए हो? अगर एग्जैक्टली। 100 में से 99 है या 98 हैं तो वो कहते इतनी सी मेहनत और कर लेते। तो उस तरह की फैमिली बैकग्राउंड और वो चीज़ें थीं कि वो पढ़ाई पे बड़ा पेरेंट्स का ज़ोर होता था, सब चेक करते थे। अभी सर आप डीआईजी हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पुलिस फोर्स है आपके नीचे है। डीआईजी जब से बने हैं, क्या चेंजेस आपने लाए हैं? क्या इक़दामात किए? क्राइम की कोई शरह कम हुई है लाहौर में? 1.5 साल का ये सफ़र है। 2024 अप्रैल में मैंने जॉइन किया था यहाँ पे लाहौर में। सरगोदा से मेरी ट्रांसफ़र यहाँ पे हुई। लाहौर के बारे में लोग कहते हैं क्राइम कम नहीं हो सकता। 2024 में जिस वक़्त जॉइन किया, लाहौर के चैलेंजेस बेशुमार हैं। लाहौर में सिर्फ़ क्राइम नहीं है एक चीज़ कि जो पुलिस ने देखनी है। लाहौर पुलिस जितने सारे काम करी उसकी लिस्ट बनाई तो सफ़ा ख़त्म हो जाएगा, आपके पास वो काम चलते रहते हैं। उसमें इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ हैं, इतनी सारी आपकी मैनेजमेंट है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। यहाँ पे कहीं पे सूबे में कहीं पे एहतजाज होगा तो उन्होंने आना है लाहौर आके कोई, उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे होना है। कहीं पे कोई ख़राबी होगी तो लाहौर उसका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा लाज़मन। ब्लाइंड एसोसिएशन है, नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं, टीचर्स हैं, नेम आप एनी ऑर्गेनाइज़ेशन उसने लाहौर आना है, उनकी सिक्योरिटी, उनको मैनेज कैसे करना है। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर वीआईपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे होते हैं, फॉरेन बिज़नेस इन्वेस्टमेंट जो लेके आ रहे हैं हमारे पास, कुछ चाइनीज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी है। उसके अलावा हेड ऑफ़ स्टेट आते हैं। अभी लेटली ईरान का विज़िट हुआ है प्रेज़िडेंट ऑफ़ ईरान का। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ यहाँ पे चल रही होती हैं अदर दैन क्राइम। फिर हर तवातुर से जो आपके बड़े मेगा इवेंट्स आते हैं, जी, क्रिकेट उसके अंदर शामिल है। इस साल की अगर सिर्फ बात करें तो फ़ेब में आपका ट्रायंगुलर सीरीज़ शुरू हुई, उसके फ़ौरन बाद आपका आईसीसी आ गई, उसके बाद आपका बीच में भी एक सीरीज़ थी उसकी। फिर उसके बाद आपका पीएसएल था, उसके बाद फिर एक कोई ओडीआई थी सीरीज़। तो ये सारी 120 दिन मुसलसल क्रिकेट थी। अब वो क्रिकेट की चीज़ें भी साथ चल रही, बहुत सारी नफ़री लगती है, बहुत सारे आपकी डिप्लॉयमेंट होती है ऐसे मौकों पे। उस सारी के साथ-साथ आपसे क्राइम का भी सवाल होता है, आपसे नारकोटिक्स के ऊपर भी आपने एक्शन लेना होता है, आपने बाकी जो क्राइम है, आपका सोशल क्राइम है, उस पे भी तवज्जो देनी है आपने, मल्टीपल चीज़ें। तो पुलिसिंग सिर्फ़ क्राइम नहीं है और कहा ये जाता था कि लाहौर बाकी सारा मैनेज हो जाए, क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो वही जो पब्लिक एक परसेप्शन बना हुआ था कि यहाँ पर जराइम क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो फिर जराइम भी ऑब्वियसली ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन जराइम को कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसे इक़दामात किए गए थे आपकी जान? सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक आप जो भी चीज़ करेंगे ना अगर सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या है, क्राइम कहाँ पे हो रहा है। 84 थाने हैं, 84 थानों में सारों में इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है? 35 थाने ऐसे हैं जो हाई क्राइम थाने हैं, बाकी के रिमेनिंग थाने ऐसे हैं जहाँ पे मीडियोकर था या बहुत कम या कहीं पे कुछ ऐसे भी थाने हैं, शहर के ऐसे थाने हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे थाने हैं जहाँ पे क्राइम की शरह ज़ीरो है, तो टोटल 0, 0, 0 फिगर लिखा होता है जहाँ पे वारदात उस तरह से नहीं होती। ठीक है? वो स्मॉलर पुलिस स्टेशंस ऑफ सिटी एरिया स्पेशली। तो बहुत सारे थाने ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा होता है। फिर हर थाने का टाइम डिफरेंट है, हर थाने का क्राइम डिफरेंट है। चोर जो है ना वो भी डिफरेंट होता है। ऑल्टो मेहरान चुराने वाला चोर मुख्तलिफ है, जेब कुतरा और है, करोला वाला बंदा और है, जिसने गाड़ी के शीशे किसी ने उतार लेने या टायर उतार लेने ये सारे क्रिमिनल्स मुख्तलिफ हैं, इनके टाइम मुख्तलिफ हैं, इनके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होता है। क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों? ये सारी चीज़ों का जब आप उसको स्टडी करते हैं ना वो डेटा को, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। हर थाने में एक टाइम पे क्राइम नहीं होता। आप अगर समझ लें कि मेरे इस थाने में इन 24 घंटों में से ये 4 क्रूशियल घंटे हैं जिसमें वारदात होती, उन 4 घंटों पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर लें तो उस थाने का क्राइम कंट्रोल हो जाता है। यही काम हमने सारे थानों के साथ किया। टीम अच्छी बनाई, अच्छे ऑफ़िसर्स लगाए, मेहनती ऑफ़िसर्स लगाए, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले लगाए और उसके बाद उन सब ने मिलके काम किया। एक पॉजिटिव सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन डाला इनमें कि कौन-सा बेस्ट एसएचओ होगा। तो 3 महीने कंसेक्टिव जिसकी अच्छी कारकर्दगी है बताएँगे कि ही इज़ द बेस्ट एसएचओ। इसी तरह एसडीपीओज़, इसी तरह एसपीज़। तो ये सारी टीम वर्क से चीज़ें चल सर, अभी आपने बताया कि अच्छे अफ़सरों को तैनात किया गया, एसएचओज़ को तैनात किया गया, पर उनके दरमियान एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो अगर अच्छे अफ़सरों को तैनात किया गया है, एसएचओज़ भी अच्छे तैनात किए गए हैं,
फिर ये जो ओपन कोर्ट का एक कल्चर है, ये तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोकल लेवल पर जो केसेज़ आती हैं तो उनको हल करने चाहिए। आपको फिर क्यों अपना हर रोज़ घंटों के हिसाब से सैकड़ों केसेज़ देखने पड़ रहे होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है। देखें, चीज़ों को बाहर से देखते हुए आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। कोई भी बंदा इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि थानों के अंदर जो एक लोगों को इश्यू क्या है हमसे, पुलिस के बारे में एक परसेप्शन क्या है कि जी हम जाएँगे तो तमीज़ से बात नहीं होगी, हम जाएँगे तो बगैर सिफ़ारिश के शायद हमारी एफ़आईआर नहीं दर्ज होगी, हम किसी से कहलवा के जाएँगे, रिश्वत देनी कोई पड़ेगी। रिश्वत देंगे तो हमारा काम होगा। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अब लोगों के ज़हनों में परसेप्शन ये है, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश की, अब इस सिस्टम पे चेक कैसे रखना है? जी। राउंड द क्लॉक आप हर थाने पे 84 थानों पे चेक कैसे रखेंगे? मैं हर थाने में प्रेज़ेंट नहीं हो सकता हर वक़्त। मेरे एसपी ने भी जिसके पास 16 थाने हैं या जिसके पास 22 थाने हैं, उसने उन 22 के 22 थानों में एक वक़्त में मौजूद नहीं होना। उनके ऊपर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका जिसके अंदर ना सरकार का तेल लग रहा है, ना सरकार का को आपके वक़्त का वो ज़िया कि जिसमें आप ट्रैवल करते जा रहे हैं और थानों में जा रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं, फ्यूल भी लगा रहे हैं और फॉर द टाइम बीइंग जो आपने 1-2 घंटे, 4 घंटे वहाँ स्पेंड कर लिए, उसके बाद आप वापस आ जाएँ तो क्या गारंटी है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी? अगले दिन वो ये काम नहीं करेंगे। कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए। कांस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए आपको खुद अवेलेबल होना है, सीनियर अफ़सरों को खुद अवेलेबल होना है, एसपी को खुद अवेलेबल होना है, मुझे खुद अवेलेबल होना है। उसके लिए हमने ये जो खुली कचहरी है, ये बेसिकली हमारा दफ़्तर खुला है कि आ जाएँ, जिसका कोई काम हो और वो डिस्ग्रैंटल्ड है अगर थाने से, वो भी वेलकम है। अगर कोई डायरेक्ट मेरे पास आना चाहता है, तो वो भी आ जाए। 100 केसेज़ कैसे आते हैं सर ये खुली कचहरी के अंदर? किस बहुत नौइयत के केसेज़ हर आते हैं? नौइयत के केसेज़ आते हैं, बहुत पेटी नेचर के केसेज़ आते हैं। उसके अंदर ये किसी ने किसी के 10-20 हज़ार रुपए नहीं वापस किए वक़्त पे, वो भी आ रहा है। किसी का चेक का लेन-देन है वो भी आ रहा है, किसी ने अमानत के तौर पे रखवाए या जो किसी को पैसे दिए और उसने वापस नहीं किए और स्टाम्प पेपर हुआ और एग्रीमेंट हुए और उसके बाद उसने नहीं दिए। हर एक तरह का पैसों का लेन-देन, प्रॉपर्टी का लेन-देन, गाड़ी दी, वापस नहीं कर रहा, किराए पे गाड़ी दी थी, वापस नहीं कर रहा, घर किराए पे दिया था, घर गिरवी पे लिया था, पैसे नहीं दे रहा। छोटी अमाउंट्स, हमसायों के मसले, लड़ाई-झगड़े, पेटी इश्यूज़, इसने कैमरे का मुँह इधर क्यों कर लिया? ख़वातीन के तशद्दुद से मुतल्लिक कि जी तो ससुरालियों का तशद्दुद है, भाई मार रहा है और हस्बैंड की तरफ से कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारी केसेस। फिर ये तो वो रूटीन के वो केसेस हैं जो हर एक की ज़िंदगी में हो सकते हैं। अब उनको जब हमने बताया कि देयर इज़ अ फोरम अवेलेबल, आप आ सकते हैं, आपका कोई काम है, हाँ, मेरे पास भी आ सकते हैं, आप थाने जाते हैं, अगर वहाँ काम नहीं होता तब भी मेरे पास आ जाएँ, जी। डायरेक्टली मेरे पास आना चाहते हैं तो सर ये काम अगर थानों में अवेलेबल होता तो लोगों को आपके पास आने की ज़रूरत ना पड़ती, आपका टाइम बच जाता और वो एक जो पब्लिक परसेप्शन या फिर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि आपका मतलब काम ये भी होना चाहिए, पब्लिक कहती है, आवाम कहती है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएँ जो कि ऑटो पर चल सके। ये नीचे उन अफ़सरान जिनकी आपने कहा कि हमने काबिल अफ़सरान को तैनात किए, कॉम्पिटिशन्स हो रही। 70 साल के बने हुए सिस्टम को मैं फ़ौरन तो ठीक नहीं कर सकता कि मैंने बटन दबाना है और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने मेहनत करनी है और मुसलसल मेहनत करनी है। थानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझे ज़ोर लगाना पड़ेगा। सर लेकिन अगर 15-20 हज़ार के लिए अगर आपके पास लोग आएँगे, तो फिर आपका वो जो चेंज लाने का एक पुलिसिंग बेहतर पॉलिसीज़ बनाना, अमेंडमेंट्स लाना है ताकि सिस्टम जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ ये सके। आप कहाँ इसका पे लिखा है कि इस मुल्क का कोई शहरी अगर अपने उन लोगों जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनमें से किसी हायर ऑफिस से मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकता, उसने लाजमी थाने में जाना है, ये कहीं नहीं लिखा। हमारे मुल्क का शहरी है, वो अगर चाहता है कि उसने डीआईजी ऑपरेशन से मिलना है तो ही कैन मीट एंड ही शुड मीट। एग्ज़ैक्टली। उसके लिए मुझे अवेलेबल होना है। मेरे पास अगर 100 लोग दिन में आ रहे हैं, तो 100 में से 60 लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम आपकी वजह से आए हैं, हमारा ये काम था, हमें किसी ने बताया था कि आप लोगों को खुद सुनते हैं, हम सीधा आपके पास आए। फिर मैं उनको कहता हूँ कि अब आप जाके खुदा न खास्ता अगली दफ़ा आपका कोई काम हो या कोई आपके साथ इंसिडेंट हो, पहले थाने में ज़रूर जाएँ। हमने लोगों को एजुकेट करना है। दिस इज़ एक तरह से एजुकेशन भी है कि आप एक दफ़ा थाना ट्राई तो करें बिकॉज़ दे हैव दैट नेगेटिव परसेप्शन के थाने में काम नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं, मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ, अगली दफ़ा नहीं आएँगे या 4 और लोगों को बताएँगे कि जी हम गए थे, हमारा काम हो गया और ये भी हमें कहा गया कि अगर आप थाना ज़रूर ट्राई करें, एसपी से ज़रूर मिल लें आपको ताकि दूर ना आना पड़े। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये कि हम
ग्रेजुअली चीज़ें इवॉल्व करती हैं, सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं। हमने खुली कचहरी शुरू की, पहला हफ्ता जो था उसमें 100 लोग आए थे। आखिरी जो इसमें अगस्त है, इसके अंदर तकरीबन 2800 लोग आए, 1 महीने में। 1 हफ्ते में 100 लोग आ रहे हैं और फिर पूरे महीने में 4 साढ़े 400 लोग थे। अप्रैल और मई 2024, जी, अगस्त में 2800 लोग आए। अब हमने इसके बाद ये जो आखिरी चंद महीनों से हम भी लर्न कर रहे हैं, लोगों का पैटर्न लर्न कर रहे हैं, लोगों का, लाहौर के लोगों का मिजाज लर्न कर रहे हैं। तो हमने ये देखना शुरू किया कि इसमें से वो लोग जो थानों से तंग होके आ रहे हैं, उनको दोबारा हमने थाने नहीं भेजना। उसके लिए अब अगर वो थाने से डिस्ग्रंटल्ड है और उसका काम ऐसा था कि वो थाने में हल होना चाहिए था। कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि वो ठीक गाइड कर रहा है एसएचओ, जी इस पे कोर्ट से रुजू करें, इसमें एफआईए के पास जाएँ, इसमें ये वाला काम आपका सिविल नेचर का है, ये वाला काम पुलिस से मुताल्लिक नहीं है, या जो आप हमसे एक्शन चाहते हैं, वो लीगली पुलिस नहीं कर सकती। अब किसी के घर पे कोई 20 साल 25 साल से उसका कोई रिश्तेदार बैठा है और अब ये कहते हैं कि पुलिस मेरा घर मुझे वापस ले दे क्योंकि मैं भी इस घर में हिस्सेदार हूँ, तो ये कोर्ट के प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। अब एसएचओ ने ठीक गाइड किया, लेकिन वो एक उम्मीद से मेरे पास आ गया कि शायद मैं इधर जाऊं, तो हम उसको प्यार से बिठा के समझा देते हैं, इसमें बुरी बात क्या है। फिर अगर लोगों के पास हमने ये कहा कि लोग उधर जा रहे हैं और वहां तंग हुए, जिस केस में ऐसा लगा कि इसका काम हो सकता था, नहीं हुआ, उसमें फिर एसएचओ और तफ्तीशी आता है मेरे पास। फिर वो उधर बैठ के मेरे दफ्तर में सुनता है। फिर थोड़ी-सी ज़हमत पुलिस को भी होती है, एसएचओ को भी आना पड़ता है, कंप्लेनेंट को उधर सुनना पड़ता है। वो जो इंक्वायरी ऑफिसर थाने में था, उसको सुनना पड़ता है उसको। जब उसे थोड़ी-सी ज़हमत होती है और वो आता है, तो अगली दफ़ा आम आदमी पे भी तवज्जो करता है वो कि अगर ये बंदा चला गया उधर, तो उसके बाद मेरी पेशी भी होगी, इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी होगी, आना-जाना भी पड़ेगा, टाइम भी ज़ाया होगा, ये सारी चीज़। हमने थानों के अंदर ही बेहतरी लानी है, इसके लिए दिस इज़ अ प्रोसेस। ये जो खुली कचहरी है, ये एक तरीक़ाकार है, ये एंड रिज़ल्ट नहीं है। ये उस तक पहुँचने में थाने का सिस्टम ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द मीन्स टू दैट एंड, कि ग्रेजुअली जिस तरह एक ज़माने में पुलिस पर्चे ही नहीं देती थी, आज लाहौर में पूरे पर्चे होते हैं। कोई वारदात नहीं छुपती। इसी तरह जब पुलिस को, अगर उसके अंदर दिमाग में कहीं ये था कि हम लोगों को नहीं भी सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? या हमने किसी को मौके पे इंसाफ नहीं दिया या डिलेड दिया या पैसे लेके दिया, तो क्या हो जाएगा? अब एक डर तो पैदा हुआ, पहला स्टेप क्रॉस कर लिया कि ये जा सकता है उधर। अगर हमने काम ना किया तो हमें भी बुला लिया जाएगा। तो अब फ़ोन नंबर लोगों का, उन लोगों का जो थाने से तंग होके आ रहे हैं, वो कम हो रहा है। अब थाने में बेहतरी आ रही है। अगर आईओज़ का सर एसएचओज़ का ये जितना भी काम आपने बताए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि आप भी कर रहे हैं, ओपन कोर्ट कर रहे हैं और डीआईजी ऑफ़िस को, डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफ़िस को आप पब्लिक के लिए खोल रहे हैं ताकि वो डर और खौफ जो है वो ख़त्म हो सके। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आपका काम कौन करेगा? अगर आप आईओज़ का काम करेंगे, अरे और से क्या गुज़ारना है? वही कि अगर आप पुलिसिंग पर मज़ीद फ़ोकस करें, या फिर अगर आपने कोई ऐसी अमेंडमेंट्स लानी है, अमेंडमेंट्स या फिर सिस्टम के ऊपर अगर आपने काम करना है, अंदर आपने पुलिस के रिफ़ॉर्म्स लाने हैं, सिस्टम और भी मज़ीद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ होंगी। इसके लिए अगर मैं अपने दिन के 24 घंटे के में से सिर्फ़ 2 घंटे मैं ये कहता हूँ कि इस शहर का कोई शख़्स जो चाहे, जिसका कोई काम है पुलिस से, थाने में हुआ या नहीं हुआ, या डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहे, तो ये उसका राइट है। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। 2 घंटे अगर मैंने डेडिकेट कर दिए पब्लिक लिसनिंग के लिए, तो इसमें ये तो आपके पुलिस ऑर्डर में भी लिखा हुआ, ठीक है? कि हम अवेलेबल होंगे। तो ये तो हमने 2 घंटे उधर दे दिए। इसके बाद मेरे जो इसके अलावा जितने काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सफ़र होते हैं उससे, और ये पब्लिक पल्स जो मुझे पता लगती है, इसके बाद हम सिस्टम की जो बेहतरी करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट ऑल ऑफ योर पुलिस स्टेशंस, कहाँ से शिकायत ज़्यादा आ रही है, मुझे कैसे पता लगेगा अगर मैं लोगों को नहीं सुनता? किस बंदे को मैं कोई कंप्लेनेंट भेजता हूँ और वो बड़ा मुतमिन होता है, उसकी फीडबैक पॉजिटिव आती है, और किसके पास भेजता हूँ तो वो वापस मेरे पास शिकायत लेके आ जाता है कि जी मेरा काम नहीं हुआ। तो मुझे अपने थानों का, अपने ह्यूमन रिसोर्स का, अपने पुलिस की क्वालिटी, किसी चीज़ की क्या है, प्रोसेस की क्वालिटी क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी है, नहीं है, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं फर्स्ट हैंड जब मैं खुद इन्वॉल्व होऊँगा इसमें। सर आपने जिस तरीके से आप बता रहे हैं इन्वॉल्वमेंट आपने की, तो आईओज़ को या एसएचओज़ को अभी तक बर्खास्त किए, एक्शंस लिए जब आप देखते हैं कि वो काम
ठीक नहीं कर रहे, या फिर आवाम के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है? सर मैंने तो पिछले साल से लेके अब तक इन 1.5 सालों में तकरीबन 22,000 लोगों को सुना है ना। ये शहर है तकरीबन 2 करोड़ के करीब आबादी का, बाकी का। ठीक है? 2 करोड़ आबादी में से 22,000 लोग तो बहुत कम है। लोगों के इससे ज़्यादा काम है। मोहल्ले में छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनका थाने में काम है। कमेटी डाल लेते हैं लोग और वो कोई कमेटी नहीं दे रहा, वो थाने में जा लोगों के काम इतने ज़्यादा हैं पुलिस से कि एक थाने के ऊपर जो बड़े थाने हैं हमारे जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखें उस थाने में 50-50 लोग एक दिन में जा रहे हैं। शादरा में रश ज़्यादा होता है, कान्हा में रश ज़्यादा होता है, निश्तर में रश ज़्यादा होता है, रायगढ़ में रश ज़्यादा होता है, बागवानपुरा में ज़्यादा होता है। बहुत सारे और ऐसे थाने हैं जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। इस्लामपुरा में रश भी होता है, क्राइम भी वहाँ का हैवी चार्ज थाना है, प्लस कोर्ट्स भी हैं वहाँ पे। वहाँ हाई कोर्ट्स की सिक्योरिटी, वुकला के मसाइल, बहुत सारी चीज़ हर एक थाने की अपनी एक स्टोरी है, उसके हिसाब से एक-एक थाने के अंदर जो मैनेजमेंट है, उसके मुताबिक करनी चाहिए। तो वो हम ज़ोर लगा रहे हैं। हमने थानों में जहाँ ये देखा कि कहीं पे किसी जगह से पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा, पब्लिक सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि एसएचओ अगर सुन भी रहा है तो उसके नीचे जो बाकी स्टाफ है, एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं मज़ीद, उनके पास जब दरख़्वास्त जा रही है, वो नहीं सुन रहे। प्रॉब्लम को समझने के लिए यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। मैं बाहर से बैठ के पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकता, वो फ्लॉड पॉलिसी मेकिंग होगी। तो आपने मैं वो क्वेश्चन था कि एक्शंस थे इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर हमने पब्लिक को ना सुना को बर्खास्त किया होगा, या एसएचओज़ को या आईओज़? नहीं, इस पे पब्लिक को ना सुनने के ऊपर एक तो फीडबैक आ गई कि ये फिर एसएचओ इस तरह का नहीं है जो पब्लिक अपने इलाके की वो 3-4 लाख आबादी को सैटिस्फाई कर सके, तो एक तो एसएचओ चेंज हो जाता वो एक्ट बता दें, मतलब जिस पर डीआईजी फैसल कामरान की जानिब से नो टॉलरेंस है, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन पे। तो अगर आप देखते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर करप्शन कर रहा है, कोई आईओ या फिर कोई एसएचओ, आप नो टॉलरेंस? बिल्कुल, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है और वो डिसमिस हो जाते हैं। 450 लोग हो चुके हैं, 450 से ज़ायद हो चुके हैं, ठीक है? जिसके अंदर जहाँ करप्शन प्रूव हुई, जहाँ बुरा रवैया प्रूव हुआ, जहाँ किसी हमारे डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी की वायलेशन हुई, उस सारी चीज़ों पे ज़ीरो टॉलरेंस है। ठीक। उसके अंदर डिसमिसल भी हैं और करप्शन पे तो ख़ास तौर पे हम पर्चे भी देते हैं। अगले दिन उस पर्चे का मज़ाक बहुत उड़ता है। ये देखें जी, ये पुलिस ने चोरी कर दी, ये महकमा ऐसा है और ये ऐसा है। देखिए, ये नहीं कोई कहता कि यही महकमा है जो अपनी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है और यही महकमा है जिसने वो बंदे पकड़े, उसके बाद उस बंदे को भी इंसाफ दिया जिसके साथ ज़्यादती हुई है, अपने बंदों को पकड़ के पर्चा भी दिया और सेक्शन ऑफ लॉज़ भी सारी ऐसी लगाई, जो एक बाकायदा क्रिमिनल के लगती हैं, उसके साथ एक एडेड पुलिस वालों के तो ज़ाहिर है पुलिस ऑर्डर का वो 155 सी भी लगता है, ठीक है? तो वो हमने कहीं पे इस चीज़ का लिहाज़ नहीं किया है पुलिस वाले। क्राइम में इन्वॉल्व है, बाकायदा सख्त एक्शन लिया, एफआईआर्स दी, हाँ, इंक्वायरी के बाद उनको पूरा मौका दिया कि वो डिफेंड कर सकें अपने आप को और मेरिट हो, क्योंकि बहुत सारी शिकायत पुलिस के खिलाफ कुल बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ से आती हैं जो खुद क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। जब आपने देखा कि एक शरीफ आदमी के साथ कहीं पे हमारे पुलिस वाले ने ज़्यादती की है, क्राइम किया है, कोई चीज़ की है, फिर आपको रूथलेस होना पड़ेगा, तब जाके ये महकमा ठीक होगा। और अब आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वो जो इन्फ्लक्स था, एक ज़माने में लोग शिकायत ही नहीं करते थे। फिर जब उन्होंने देखा कि अकाउंटेबिलिटी होती है और लोगों को सज़ा भी मिलती है, फिर वो दरख़्वास्तें बढ़ना शुरू हो गईं। वो सज़ाएँ मिलते देख के और जब वो सख्त सज़ाएँ मिली और पर्चे भी हुए, तो पुलिस वाले भी सीधे हो गए। फिर आपकी करप्शन की वो जो ग्राफ है वो नीचे चला सर, गया। एक कांस्टेबल जो है पुलिस में, तो उसकी कितनी सैलरी होती होगी? मुख्तलिफ है, जो रिसेंटली जॉइन करता है मेरे ख़्याल से कोई 50,000 के करीब होती होगी या लिटिल लेस देन दैट मेरे ख़्याल से। उनको मराहत वगैरह, मतलब अगर कोई बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं बिल्कुल, हमने इसके लिए कोशिश की हुई है कि अगर हमारा कोई पुलिस वाला बीमार है तो वो एंटाइटल्ड है हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको लुक आफ्टर हम कर सकें। वो हमारे खिदमत काउंटर पे जाए बताए और वो एंटाइटल्ड है, फिर उसका हम लुक आफ्टर भी घर वगैरह उनको मिलते हैं, फैसिलिटीज़ बाकी मिलती हैं उनको उस तरीके से? देखें, घर जितने लिमिटेड हैं उस हिसाब से उनको घर जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ सरकारी फ्लैट्स बने हुए हैं, घर हैं, उनके ग्रेड के मुताबिक वो बिल्कुल बारी-बारी मिलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप समझते हैं कि घर सारी की सारी फ़ोर्स को घर अगर 2.5 लाख 2,30,000 की पंजाब पुलिस है, तो 2,30,000 घर नहीं हुए। वो ऑन टर्न और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और मेरिट। एक्चुअली उस चीज़ को समझना चाह रहा था कि पुलिस और अवाम के दरमियान वो जो एक डिफरेंस है,
जिस तरीके से आपने कहा अब एक कांस्टेबल है, उसकी 40-50 हज़ार तनख्वाह है। सरकारी अस्पतालों का आपको भी पता है सर बेहतर कि किस तरीके से वहाँ पर वर्किंग होती है, मुझे भी पता है, आवाम को भी पता है। उसके बाद फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें, इनसे वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाता कि एक कांस्टेबल फ्रस्ट्रेटेड, और फिर अगर कोई कंप्लेनेंट आता है, मैं तो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं ऑल फ्रस्ट्रेटेड हूँगा। तो वो जब 2 फ्रस्ट्रेटेड बंदे आपस में मिलेंगे, तो वो फिर मसला मसला बनेगा, मामलात ख़राब होंगे। तो आप क्या समझते हैं लूप होल कहाँ पर है, या फिर 2 इन फ्रस्ट्रेटेड बंदों को आपस में एक-दूसरे के सामने ना लाया जाए? क्या प्रोसेस होना चाहिए कि ये अवाम और जो रिश्ता है पुलिस का, ये बेहतर बनाया जा सके? देखिए, उसके लिए पहली बात तो ये है कि पुलिसिंग एक एक्सपेंसिव काम है, ठीक है? ये पूरी दुनिया में पुलिसिंग पे बहुत सारी स्पेंडिंग होती है, बहुत सारी इसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, इसमें आपको रिसोर्स बड़ा चाहिए होता है। बट आप ये भी देखें कि हमारा क्योंकि डेवलपिंग मुल्क है, स्ट्रगलिंग मुल्क है, कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं, बट अभी बहुत सारा लंबा फासला है। जी, जी। अब हम ये नहीं हर वक़्त पैसे ना गवर्नमेंट पुलिस को हर वक़्त उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक पैसे दे सकती है, ना हमारा मुल्क अभी इस स्टेज पे है कि पुलिसिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जाए। हमारी स्पेंडिंग किसी भी और डेवलप्ड या डेवलपिंग मुल्क की पुलिस से कम है, बहुत कम है जो हम सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं। तो उसके साथ हमने इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए कम रिसोर्सेज़ के साथ इसको चलाना कैसे है, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। आपने कहा फ्रस्ट्रेटेड 2 फ्रस्ट्रेटेड बंदों को आमने-सामने ना करें, तो उसके लिए हमने कोशिश की कि जो फैसिलिटेशन ऑफिसर है एक थाने में वो हम ज़रूर अपॉइंट कर दें कि वो अपनी शिफ्ट में एक बंदा समझदार सा सारी लॉट में से जो बेहतर अच्छी पेशेंस वाला उसने उधर ही बैठना है, थाने में बैठना है। उसका काम है जो कंप्लेनेंट आए उसको डील कर। एक तो फ्रंट डेस्क है, उसने मार्क कर दिया, एक बंदा है, देयर आर पीपल हू कम इनटू पुलिस स्टेशन और उनको पता वो कहते हैं दरखास्त कैसे लिखनी है। ये फैसिलिटेशन डेस्क ठीक का है? उसमें फैसिलिटेशन डेस्क हर थाने में जहाँ पे एक ऑफिसर है, ठीक है? कांस्टेबल नहीं ऑफिसर है। कांस्टेबल गाइड वहाँ पे ज़रूर खड़ा किया, वो आपको बताएगा कि आपने फ्रंट डेस्क पे जाना है या आपका किस नौइयत का काम है, तो वो आपको कहेगा आप टोकन ले लें, फ्रंट डेस्क पे चले जाएँ। फ्रंट डेस्क वाले ने कोई चीज़ आपको बता दी कि ये आपका ई-टैग है, मैंने एप्लीकेशन ले ली, अब आप फलाँ इंक्वायरी ऑफिसर से मिल लें। सर कि जो इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं, आईओज़ जो होते हैं, तफ्तीशी अफसर्स, क्या कांस्टेबल बन सकते हैं? मतलब ये किस क्राइटेरिया पर बनते हैं? इनकी कोई प्रैक्टिस वगैरह ट्रेनिंग की जाती है? इनको किस जो मिशन से? इंक्वायरी अफसर होता है वो आम तौर पे थानेदार होता है, एएसआई या सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है? वो इस तरह के कोई किसी भी मैटर ट्रेनिंग ऐसी की जाती है ताकि वो फिर ऑडियंस, मतलब जो भी पब्लिक है, उनको एक अच्छे तरीके से डील कर सके? क्या बिल्कुल बताया जाता है उनको, जितने हमारे इस तरह के लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, उनको ये बेसिक सारी चीज़ें पहले बताई गई। जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, उनकी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग की गई। जो हमारे ये लोग हैं जो पब्लिक की कंप्लेंट्स दरख़्वास्त पढ़ के उसके बाद उसमें से आपने खुद भी तो अंडरस्टैंड करना है ना, ये कॉग्निज़ेबल है या नहीं कॉग्निज़ेबल, ये पुलिस से मुताल्लिक है भी या नहीं है, ये कौन-सा काम है, इसमें मौके पे फ़ौरन जाना ज़रूरी है। चलो आओ फ़ौरन चलो, 15 की कॉल पे आप मौके पे जाते हैं, क्राइम सीन कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में भी पढ़ाई जाती हैं। जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं पुलिस के, ये ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑन जॉब भी आप सीख रहे होते हैं। अभी सर थोड़ा-सा हट के मैं आने लगा हूँ, कुछ सोशल इश्यूज़ पर सवाल थे कि आपको पता है कि एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। फ़िल्म्स यहाँ पर या फिर कोई भी ड्रामाज़ अगर बनते हैं, तो सेंसर बोर्ड एक होता है, उसको सेंसर किया जाता है। उसके बाद अगर उसमें गैर अखलाकी मवाद हो, हमारे नॉर्म्स के खिलाफ हो, कल्चर ट्रेडिशन के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो, इस्लामी रवायात के खिलाफ हो, उसको हटा दिया जाता है। आजकल जो हम देख रहे हैं टिकटॉक पर, और टिकटॉक के अलावा ये न्यूडिटी को, आप जो कह न्यूडिटी को आम कर दिया गया है बिल्कुल। अब ये जिस तरीके की वीडियोज़ आती हैं, टिकटॉक्स आती हैं, तो उनके खिलाफ, क्योंकि ये भी हमारे नॉर्म्स के तो खिलाफ हैं, वो जो हमारी ट्रेडिशंस है उसके खिलाफ हैं। इनके खिलाफ क्या कोई पुलिस इक़दामात कर रही है ताकि वो मुआशरे के अंदर एक जो बुरा एक असर और एक तासुर फैल रहा है, वो जो नेगेटिविटी फैल रही है, इसको रोकने के लिए पुलिस कोई इक़दाम कर रही है? हर चीज़ पुलिस से करनी है। जो न्यूडिटी बना रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, जो न्यूडिटी देख रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं और पुलिस इसको रोक दे। ठीक है? माशरे की क्या ज़िम्मेदारी है? हम कहाँ फ़ेल हो रहे हैं? कहाँ हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें आती जा रही हैं? क्यों हमारा फैमिली सिस्टम बच्चों को ये गाइड नहीं कर रहा? क्यों हमारी नई पौध ऐसी निकल रही है कि जो जिनके आइडियल्स अब कोई हीरोज़ वो लोग नहीं हैं जो होने चाहिए, जिनके आइडियल्स ये टिकटॉकर हैं। ठीक है? कहीं पे कोई फ्लॉ है। सर मैं बहरहाल
जो इसके अंदर वही चीज़ें जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑथेंटिसिटी देखें, आज गलत खबर लगा दी, कल तरदीद करनी पड़ेगी और इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो ही नहीं सकता कि बड़े जो चैनल्स हैं, वो बगैर किसी एविडेंस के कोई बात करें, ठीक? सोशल मीडिया एक इवॉल्विंग चीज़ है, नई चीज़ थी, इवॉल्व हो रही है, बढ़ती जा रही है, नई ऐप्स आती जा रही हैं, नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं और ग्रेजुअली सोसाइटी इस प्रोसेस में है अभी, ये इट्स नॉट फाइनल। टीवी मैच्योरिटी की अपनी लेवल पे पहुँच गया ना। सर मुद्दा मेरा यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से देखें कि पुलिस उस बंदे को पकड़ रही है या फिर उसकी तहकीक की जाती है, आखिर ये लीक वीडियो किसने की है? मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मिनाहिल मलिक हो गई, सामिया हिजाब हो गई, जिनकी वीडियोज़ रिसेंटली आई है, वीडियो लीक्स हुई हैं, तो ये ज़बरदस्ती सर नहीं बनी, ये उनकी मर्ज़ी से बनी थी। अब इनको फैलाने वाला क्या कसूरवार है जिसने लीक की थी? क्योंकि अगर हम देखें उनकी अपनी मर्ज़ी से उस वक़्त ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उन्होंने भी खिलाफ़े कानून, खिलाफ़े शरीयत, नॉर्म्स के खिलाफ़ काम किया है। तो क्या कसूरवार वो दोनों नहीं है? उसका फैसला पब्लिक को करने दें। हाँ, हमारे पास जब कोई ऐसा केस आता है तो उसके अंदर देखा जाता है कि इस केस में विक्टिम कौन है। अगर वो किसी ने बनाई अपने घर की प्रेमिसेस के अंदर कोई कोई ऐसा एक्शन किया जो नहीं करना चाहिए था और वो समहाउ लीक हो गई, तो हमारे लिए वो विक्टिम है। ठीक है? हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको देखना है कि उसके साथ अब ये बड़ी ज़्यादती हो गई है। उसने तो जो किया खिलाफ़े कानून था, खिलाफ़े शरीयत था, ये जो भी चीज़ थी, लेकिन जिसने ये आगे फैलाई और लोगों तक स्प्रेड कर दी, मेरे ख़्याल में वो भी बड़ा सर जुर्म है। बिल्कुल, ठीक? वो बहुत बड़ा जुर्म है बिल्कुल। लेकिन तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आई, हमने तो उसके ऊपर कार्रवाई की। सर अकाउंटेबल मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसकी हम हिमायत नहीं कर रहे, जो ये खिलाफ़े कानून काम है और एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन उन लोगों को जो कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उन्होंने भी तो गलत काम किया, वो अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराए जाते हैं? वो कर देखिए, मतलब लोगों मोनोपोली की कैसे लोगों मज़बूत की हुई? प्राइवेसी है ना, लोगों की प्राइवेसी है, कोई अपने घर के अंदर, कोई अपनी चारदीवारी में जो भी कर रहा है, मैं हर घर में झाँक के नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने 2-2 फरिश्ते हमारे लिए लगाए हुए हैं, जो हमारे हर अच्छा और बुरा काम नोट कर रहे हैं। जी। फिर भी हम बाज़ नहीं आते बहुत सारे कामों से, ठीक है? तो ये जो प्राइवेसी है, ये जो एक फ्रीडम ऑफ वो आपको चॉइस दिया गया, ठीक है? ये तो लोगों का अपना पर्सनल फ़ेल है। अब हम हर घर के अंदर घुस के कोई फलाँ चीज़ तो नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं चेक कर सकते। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये 20-25 हज़ार पुलिस के लोग इस 2 करोड़ लोगों के हर एक फ़ेल की ज़िम्मेदारी लें। आज सोसाइटी को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्यों ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं? क्यों ऐसे उल्टे कामों में बच्चे पड़ रहे हैं? क्यों सोसाइटी के तो लिए उनको क्या अकाउंटेबल ठहराया जाएगा जो कि ऐसे इक़दाम कर रहे हैं? जिसको कोई ऐसी एप्लीकेशन आई, उसके मुताबिक मेरिट पे देखेंगे। मतलब अगर मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि फ़लाँ बंदा ये टिकटॉकर न्यूडिटी फैला रहा है, ये नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल आप दे सकते हैं। ऐसी ऐसी अगर कोई चीज़ है एनसीसीआई है इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई खिलाफ़े कानून, खिलाफ़े शरीयत ऐसी कोई चीज़ है जिससे और किसी के जज़्बात की किसी की दिल आज़ारी हो रही है या जज़्बात मजरूह हो रहे हैं किसी के, किसी भी हवाले से, तो वो एनसीसीआईए में जाए इफ इट्स ऑन साइबर स्पेस तो फिर उसका फ़ोरम है। मैं अगर देखता हूँ कि अवामी तासुरात मजरूह हो रहे हैं या फिर मेरे नॉर्म्स के खिलाफ ये चीज़ है, ये हाँ, आप एनसीसीआईए में दरख़्वास्त दे सकते हैं। ठीक, ग्रेट सर, ये तो आपने पब्लिक के लिए बड़ी आसान कर दी है। सर अभी एक और, ऑल्दो आपकी डोमेन नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक सवाल, वो अवामी एक तासुर है, पब्लिक है, कुछ भी कह लेती है। डकी भाई बड़े मशहूर एक यूट्यूबर हैं, गैम्बलिंग ऐप्स की तशहीर हो गई, जुए के खेलों को फ़रोग़ देना, ये जुर्म है, एग्ज़ैक्टली जुर्म है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डकी भाई बीच में फँस गए हैं। बहुत सी ऐसी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, बड़े-बड़े ऐसे बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो कि खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हैं और फिर हमारी बड़ी-बड़ी लीग्स होती हैं, उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये सब कुछ आ रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ किसी ने कोई इक़दाम नहीं किया। तो ये सर बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना साइबर स्पेस पे बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। ग्रेजुअली हो सकता है इससे ज़्यादा चीज़ें नई आ जाएँ, तो कुछ अरसे बाद बिल्कुल नई आ पहले जुआ जिस तरह होता था, अब ट्रेडिशनल जुआ उससे बढ़ के हर एक के फ़ोन में चली गई ना, वो ऐप्स चली गई, ठीक है? अब आपने किसी जगह 10 जवारियों ने इकट्ठे होके जुआ नहीं खेलना है। अब आप अपने-अपने कमरे में बैठे जुआ खेल रहे हो, आपके घर में पता भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सर वो जिन ऐप्स पर पाबंदी लगी है, अभी भी मोबाइल में हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई वो नहीं। मैं बिल्कुल ये जिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स या बहुत सारे ऐसे साइबर के ऐसा मवाद जिस पे पाबंदी है, आपको भी पता है कि उसके बाईपासेस सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में मौजूद हैं कि उसका तरीक़ाकार है, आप उस तरह उसको बाईपास कर दें सिस्टम को और वो सारे काम कर लें। तो बहरहाल ये चीज़ें जैसे इवॉल्व हो रही हैं, ये एनसीसीआईए के बनने से
हमें बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड मिल गया कि ये जो साइबर पे होने वाले ऐसे तमाम क्राइम और उससे रिलेटेड तमाम लोग हैं, फिर इदारे मौजूद हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है, मैं और आप इस वक़्त बैठ के जब ये बात कर रहे हैं तो वी हैव एन ऑर्गनाइज़ेशन जो सारी साइबर को इंशाल्लाह इसके ऊपर टाइट करना शुरू हो जाए। इसमें कैसे मदद करती है एनसीसीआई की? एनसीसीआईए को जहाँ सपोर्ट चाहिए होगी, जहाँ रेड करना होगा, जहाँ पे पुलिस की तरफ से ये सारे इदारे सरकार के हैं ना, हम आपस में बिल्कुल कोऑपरेट भी करते हैं। हम एफआईए से डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेट करते हैं। हम पुलिस के अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर तो आपस में कर लेते हैं, वो तो दैट इज़ ईज़ियर। लेकिन एफआईए के साथ, इसी तरह हमारा एएनएफ के साथ, हमारा और जो एक्साइज़ के साथ वास्ता पड़ता रहता है, कस्टम्स वालों को हम असिस्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के, जी, जी। जब वो कोई काम कर रहे होंगे और उनको पुलिस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनको असिस्ट करेंगे। हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि कहीं पे आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें या आपको कोई चीज़ है जो उनके डोमेन में आती है, तो हम जॉइंटली कर लेते हैं काम। तो इसमें जहाँ एनसीसीआईए को कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है, देखिए टेक्निकल नॉलेज उनके पास ज़्यादा है। मुझे शायद वो आईपी एड्रेस से आगे वो सारी चीज़ें ढूँढना, निकालना, ट्रेस करना मुश्किल होंगी। मेरे आईओ के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वो दे आर ऑथराइज्ड, उन्होंने एक ईमेल लिखनी है और आपकी सारी डिटेल आ जानी है कि ये अकाउंट कहाँ से बना था, कौन-सी आईपी से यूज़ हो रहा है, कौन-सी कंपनी की डिवाइस यूज़ हो रही है, कौन से फ़ोन का इंटरनेट यूज़ हो रहा है और वो उन्होंने फ़ौरन पहुँच जाना है। तो हम अपने केसेज़ में उनसे मदद लेते हैं, उनको कहीं पे इस तरह की सपोर्ट चाहिए हो, तो पुलिस उनके बिल्कुल सीसीडी के मुतालिक भी एक तासुर दिया जा रहा है, पब्लिक परसेप्शन है, अवाम है, कहती है कि ये हमेशा गरीब के नेफे में गोली चलती है। तो क्या कभी अमीर के, कभी तगड़े के नेफे में गोली चली है? उनका मुँह बंद करने के लिए कोई देखिए, एग्ज़ाम्पल दें अवाम ऐसे? अवाम के तासुरात जो है ना, वो अवाम बड़ी सयानी अवाम है हमारी, समझदार लोग हैं। अवाम के तासुर इस तरह की जो अब जिस तरह की आपने ये कमेंट किया, इससे लोगों का ज़हन बनाया जाता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी के नेफ़े में नहीं। हाँ, जहाँ खराबी होगी सर मुजरिम मुजरिम है, गरीब या अमीर नहीं होता, हम उसको इसमें बात ही नहीं है ना, बात इसके अंदर सिर्फ़ ये है कि जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी, जहाँ पे मतलब कोई क्रिमिनल एक्ट कोई भी करे, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, तो उसने फँसना है। चाहे कहीं पे किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब के साथ कोई ज़्यादती इस तरह की कर दी, कोई सेक्सुअल ऑफ़ेंस किया, तो ये क्यों इम्प्रेशन है कि इस मुल्क में इंसाफ़ नहीं हो सर सकता? बिल्कुल हो वही आपसे जानना चाह रही कोई एग्ज़ाम्पल दे दे कि ये मतलब तासुर ख़त्म हो जाए कि मुजरिम मुजरिम ही होता है, मुजरिम गरीब या अमीर नहीं होता। कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी पार्टीज़ जो अरबों-पति पार्टीज़ हैं, वो भी पुलिस के इस कानूनी सिस्टम की गिरफ्त में बैठे हैं और या जेलों में बैठे हैं। इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हैं। इस ये तासुर हमने खुद मिलके ख़त्म करना है कि क्राइम से नफ़रत करें। हमें किसी की अमारत या गुर्बत तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिसने गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो हम इंश्योर करते हैं। कोई मिसाल इसकी आपने लेनी होगी तो वो सीसीडी बेहतर पोज़ीशन में होगी कि उनके पास उन्होंने जितने बंदे इस तरह के केसेज़ में पकड़े और जितने बंदे चालान किए, उसमें से वो उनका डेटा आपको बेहतर दे देंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जिसमें हाई प्रोफ़ाइल बड़े अमीर लोग जेलों में हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वो मिल सकती है कि जी बहुत बड़ा केस था, बहुत अमीर आदमी था, आज जेल में पड़ा है इतने सालों से। वो हमारे पास केसेस इस तरह के हैं, तो ये सिर्फ़ ऐसी बात नहीं है कि गलत तासुर है कि सिर्फ़ गरीब के साथ कोई वो चीज़ होती है। आपकी सर ज़िंदगी का सबसे मुश्किल या क्रिटिकल केस कौन-सा था जिसके जिसमें आपको अ, बड़ा यानी कि आपको हिला कर रख दिया हो? कोई ऐसा कोई शेयर करना चाहें आप केस? बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हाँ और और जिस दूसरा सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी बताइएगा। कहते हैं कि पुलिस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बड़ा होता है, वो एक कॉल आती है तो फिर मुश्किल केसेस के हवाले से मैंने अभी लास्ट एक प्रोग्राम में मैंने बताया था, क्योंकि वो फिर रेपिटेशन हो जाएगी तो वो बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन एवरी डे हमारे लिए हर बंदे का जो हर विक्टिम है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी ये चंद दिन पहले जो बच्चों वाले केस थे, 2 बच्चे, एक 2 दिन का बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ और वो उसके बाद वो बच्चा अस्पताल की नर्सरी से अचानक गायब हो जाता है, 2 औरतें कैमरे में नज़र आता है कि बच्चा लेके चल जाती हैं। हमारे लिए भी मुश्किल था। पेरेंट्स एहतजाज कर रहे थे, 10 साल बाद उनके घर बच्चा हुआ था और वो बच्चा क्यों अगवा हो जाता है और उसके बाद वो जो खातून है, जो उस माँ की हालत सोचें ना, हम तो परेशान थे ही थे, ये बड़ा केस है। लेकिन उस माँ की हालत सोचें कि 10 साल बाद अल्लाह ने औलाद की नेमत दी और एक हेल्दी बच्चा उनका है और वो नर्सरी से चोरी हो जाए। अगवा हो जाए, तो वो उसको ट्रेस करना, इस तरह हमारे लिए हर दिन कोई ना कोई ऐसा इम्पोर्टेंट केस चल रहा होता है
और हर केस पे तवज्जो ऐसी ही होती है कि ये लगता है कि ये सबसे मुश्किल केस था। इस तरह मेहनत हम करते रहते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की आपने बात की, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उतना ही होता है जितना आप खुद लेना चाहें। ठीक है? इस वक़्त गवर्नमेंट की मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा, तब्दीली करवा देते हैं, वो आपकी ट्रांसफ़र करवा कोई ऐसी बात नहीं है। आप ट्रांसफ़र नहीं होता अगर आप उनकी बात ना मानें। इन 16-17 महीनों में या 18 महीने होने वाले हैं, इस डेढ़ साल के अंदर हमें तो किसी ने कोई ऐसी किसी एमपी की कॉल नहीं है या मैंने की। बिल्कुल ऐसी कोई कॉल नहीं है कि देखिए मुझे बताइए, मुझे तो आज तक ऐसा कोई एमपीए नहीं मिला या एमएनए नहीं मिला जो कहे कि जी ये जुआरी है इसको छोड़ दो, ये कातिल है इसको छोड़ दो, ये कोई मफरूर है इसको छोड़ दो। कोई ऐसी कॉल नहीं करता, ये परसेप्शंस हैं, ठीक है? ख़ास तौर पे इस टाइम। दिस इज़ अमेज़िंग फॉर मी एज़ वेल कि मतलब वो जो एक तासुर बचपन से सुनते आ रहे थे और मेरे ख़्याल से वो माइंड मेकिंग ऐसी हुई थी यूथ की कि वो मूवीज़ के अंदर देखते हैं, मैंने कॉल करते हैं, एमपीए कॉल करते हैं और पुलिस अगर बात नहीं मानते तो रोज़ ट्रांसफ़र। मेरा इत्तेफ़ाक ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी ने कोई ऐसी ब्लेटेंटली गैर कानूनी काम ऐसे आपको धौंस से कहा हो कि ये कर दें, किसी ने आपको आज तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सामने इन्फ्लुएंस हम अभी की अगर बात करें तो मेरे ख़्याल में ये गोल्डन टाइम है नौकरी करने के लिए कि जिस वक़्त सबसे पहले जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका अपैरेंटली जो आपके परसेप्शन के मुताबिक जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, एमपीएस का, पार्लियामेंटेरियंस का ना, तो पार्लियामेंटेरियंस को तो सबसे पहले ये चीज़ कह दी गई थी कि भई बिल्कुल पुलिस मेरिट पे काम करेगी। तमाम ऑर्गनाइज़ेशंस जो गवर्नमेंट की हैं, तमाम इदारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस है, चाहे बाकी महकमे, सारे मेरिट पे काम करेंगे, सिफ़ारिश पे कोई आपने सिफ़ारिशें नहीं करनी पॉलिटिकल लोगों ने। तो वो एक तो पॉलिटिकल विल और सपोर्ट आ गई हमारे पास। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। बाकी देखें जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, आप उनकी भी मसला समझें। एक आदमी है, उसने वोट भी लेने हैं, उसने लोगों में जाना भी है। नेचुरली लोगों का अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के सामने जाके उसे रिक्वेस्ट कर देना, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर और वो ये कह दे कि सर अब डीपीओ साहब या एसपी साहब या जो भी वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, जो पुलिस अफ़सर, कि ये बंदा है मेरे पास आया है, इसकी ये दरख़्वास्त है, ये आप सुन लें। तो ये कोई बुरा किया उसने या अच्छा किया है, तो नेकी कमाई है उसने। तो अगर वो ऐसी कोई चीज़ कहते हैं, तो वो तो हमें करनी चाहिए और वो हम करते हैं बिल्कुल। हाँ, कोई ब्लेटेंटली आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी फ़ेवर्स इसको एसएचओ लगा दो और इसको हटा दो और इस तरह की चीज़ों वाला मेरे ख़्याल में 2025 में तो ऐसी कोई 2024-25 जो टाइम चल रहा है, उ उसमें तो इस तरह की सहाफ़ी भी हैं और वो ये कहा जाता था कि उनके कहने पर एसएसओज़ के तबादले हो जाते थे और अब जब ये सिस्टम बंद हो चुका है तो शट अप कॉल दे दी गई है उनको, तो अब वो पुलिस के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुनें, पहले क्या होता था मैं वो बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की बेबुनियाद बातों पे वक़्त ज़ाया नहीं करना होता, ठीक है? हमने अपना काम ठीक करना है। वो बंदा जिसको किसी एक महकमे के वर्किंग भी नहीं पता, वो भी आके पुलिस पे कमेंट कर लेगा। जिसको जो फ़ौज में नहीं रहा कभी, वो बैठ के फ़ौज को गाइड कर रहा होता है। ओहो! अब पाकिस्तान को हमला कर देना चाहिए। कैसे भई? जो स्टाफ कोर्स करके, वॉर कोर्स करके जो जर्नैल बैठे हैं, वो ज़्यादा अक्लमंद है या वो बंदा अक्लमंद है जो बैठ के कह रहा है जज़्बाती होके, क्या अब हमला कर देना चाहिए? लोग ये चीज़ को वो समझें। कहते हैं हमें पुलिस का काम नज़र नहीं आता, आप अच्छा काम करें हम फिर तारीफ़ करेंगे। तो कोई बात नहीं, लोगों का अपना ओपिनियन जिसको नहीं अच्छा लगता वो उसको ना अच्छा लगे, मैंने तो अपनी नेक नीति से, ईमानदारी से कोशिश करते रहना है, ठीक है? एक वाकया है, मैं एक दिन घर जा रहा था, रास्ते में रात को घर जाते हुए अचानक से गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से वो आपको पता है ना सड़क पे अक्सर रात को कुत्ते भौंकते हुए आ जाते हैं, गाड़ी के साथ-साथ भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? मैंने सोचा कि अब मैं इसको क्या करूँ? मैं इसको भगाऊँ, गाड़ी रोकूं। फिर मैंने सोचा कि ना तो इसको गाड़ी चलाना आती है, ना तो इसने मेरे साथ जाना है, ना इसका मेरे से कोई काम है, ठीक है, ना इसने कहीं पहुंचना है। इसका तो इतना ही काम था, वो कर रहा है। मेरा काम है, मैंने तो घर जाना है और मैंने तो अपना जो भी मेरी अगली एक्टिविटी है मैंने वो करनी है। तो इसलिए मैंने चुप करके शीशा वापस ऊपर किया और मैं मंज़िल की तरफ चल अपने घर चला गया बस। ठीक। सर आखिरी कुछ सवालात 1-2 ही सवालात रह गए। अभी चूँकि आई एम अ पठान आपको मैंने पहले भी बताया था। झंझाड़ दी, पावा, छनकार कोई लाहौर में सर अब नूरजहाँ के गानों पर भी एफआईआर होगी? सर देखिए इसके ऊपर यस क्रिटिसिज्म भी हुआ। बात यह है कि साउंड एक्ट के ऊपर एक लॉ है ना कि आपने एक सर्टेन वो आप
इन चीज़ों पे आपने पाबंदी करनी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हुई, किराएदारी का आ गया, उसमें बहुत सारे और ऐसी चीज़ें आ गई कि ये काम है और ये करने और नहीं करने। कहीं पे ये जो साउंड सिस्टम वाला चीज़ है, इसके ऊपर ये समझें, जहाँ पे तो इजाज़त है, मिसाल के तौर पे मजलिस हो रही है कहीं पे, मिसाल के तौर पे महफ़िल मिलाद हो रही है कहीं पे, उसकी इजाज़त ली जाती है, फिर स्पीकर चलता है, ठीक? मस्जिद में अज़ान होती है, वो हमें पता है कि एक रजिस्टर्ड मस्जिद है या ये इनका काम है अज़ान। अब अगर कोई बंदा अदर देन दैट कुछ पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करे तो बिल्कुल पर्चा दिया जा सकता है। वो पर्चा उन कैफ़ों पे भी होना चाहिए जहाँ पे उन कैफ़ेज़ में जिनकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं अगर लाउड म्यूज़िक की वजह से, उसके ऊपर भी यही पर्चा होता है। तो इसके ऊपर इट्स नॉट अबाउट मैडम नूरजहान, हम सबकी वो बड़ी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी होंगी, उनके गाने और उनके मिली नग़्मे ख़ास तौर पे हमने बहुत सुने। हम यौम शुहदा पे भी ख़ास तौर पे इस दफ़ा वाले पे भी मैडम का नगमा वो ख़ास तौर पे मिली नगमा शुहदा के हवाले से वो सुना गया। तो इट्स नॉट अबाउट मैडम या मैडम का गाना, इट वाज़ अबाउट कि वो आप ऊँची आवाज़ में आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हुए कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें गाड़ियों तक महदूद नहीं है, मतलब कहीं गाड़ियों तक नहीं है, अगर किसी में हाँ, और उसके ऊपर हमने एक्शन किया है। कॉल कर दें, मतलब कहीं पर अगर अगर कहीं पे कोई न्यूसेंस देखें की जाए। यहाँ पे ऐसे रेज़िडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों ने बाकायदा आके शुक्रिया अदा किया, पहले शिकायत की कि हम रात को ये सारी रात यहाँ पे कव्वालियाँ चलती हैं। आप इनको खुदा का वास्ता है, कोई पेशेंट भी होता है, कोई बच्चों का इम्तिहान होता है, सुबह हमने नौकरियों पे जाना होता है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है और इतना लाउड म्यूज़िक ये चलता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं। आप वहाँ चेक कर लें। शहरियों की शिकायत आई, हमने उस पे एक्शन किया, अब वो इंशाल्लाह बिल्कुल तो ये ठीक जो चल रहा है। रातों को कव्वालियाँ चल रही होती है, कव्वाली नाइट्स, हम कंप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस। जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस बनेगी, ऐसी किसी चीज़ से रेज़िडेंशियल एरिया करीब है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके ऊपर देखें लोगों का पीसफुली रहने का हक तो है। आपका अगर कैफ़े है और आप उस पे धूम-धड़क्का पूरे फुल स्पीड पे लगाएँ और आप कहें कि रात 3 बजे तक वो चलता रहे और उससे आपका पड़ोसी उसकी ज़िंदगी ऐसे अजीरन हो रात जाएगी। 3 बजे तक ही चलते रहते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने बहुत कंट्रोल किया। हाँ, किसी कमर्शियल एरिया में जहाँ पे लोगों के लिए कोई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं है, हो सकता है ओवरलुक होता हो, लेकिन ये सबके लिए मैसेज है कि अगर ऐसी जगह पे आप किसी मसले का शिकार हैं, तो बताएँ, हम बिल्कुल एक्शन लेंगे उसके। सर, मैं मुद्दई हूँ और एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा सिचुएशन है और मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं दिहाड़ीदार मज़दूर भी हूँ। पब्लिक मैं जाता हूँ और एप्लीकेशन देता हूँ, मुझे इंसाफ़ चाहिए। तो कोई ऐसा गुण बता दें या कोई ऐसा प्रोसेस या वे बता दें कि मुझे इंसाफ़ भी मिल जाए और मेरी मज़दूरी भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, दिहाड़ीदार मज़दूर होता है, डेली बेसिस पे उसने मज़दूरी भी करनी है, अपने घर को भी देखना है, घर भूख बच्चे जो हैं वो भूख से मर जाएँगे। तो वो क्या प्रोसेस है या क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि मैं हर रोज़ ना वो थाने आना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या तरीक़ेकार है कि मुझे इंसाफ़ भी मिल जाए और मेरी मज़दूरी। बहुत ही अच्छी बात की आपने, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी बात है। देखिए दैट इज़ वन ऑफ दोज़ रीज़न्स जिसकी वजह से लोग पुलिस को अप्रोच करते हुए थोड़ा-सा कतराते हैं कि ये लंबे चक्कर हैं, मुझे हर रोज़ बुलाना मेरा पर्चा चलें, ऑपरेशंस विंग ने पर्चा दे दिया, इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया। आईओ साहब आज बुला रहे हैं, अवेलेबल हुए, बात कर ली, दूसरी पार्टी को भी बुलाना है या रेड करना है, फिर उसको लेके आना है, फिर वो बंदा गिरफ्तार करना है। बंदा गिरफ्तार हो गया तो फिर कन्फ्रंट कराना है आपको, उससे पूछना है कि यही बंदा था, उसकी बात सुननी है। इन्वेस्टिगेशन इज़ अ लेंथी प्रोसेस। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? उसके अंदर लोग फिर कतराते हैं कि मैं अब जैसे आपने कहा, कोई दिहाड़ीदार आदमी है, सुबह जाता है, शाम को उसको छुट्टी मिलती है। अब उसके लिए हम एजुकेट अपने स्टाफ को, अपनी सारी पुलिस को ये कर रहे हैं कि लोगों को जैसे ख़वातीन के लिए सुबह के टाइम में सुनें, मगरिब से पहले-पहले ख़वातीन को जो पब्लिक हियरिंग देनी है दे दें, शाम को थानों में ना बुलाएँ। अनलेस और अंटिल कोई ख़ातून किसी इमरजेंसी केस में रात को उसको थाने आना पड़े, तो उसके लिए भी आपकी पुलिस ऑफ़िसर साथ आ जाए, उसको साथ बिठा दें उसके, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में। लेकिन रूटीन के केसेज़ में औरत आ रही है, तो कोशिश करें ये दिन-दिन के टाइम में ये मतलब अगर ये थाने से ज औरत को मग़रिब के बाद अगर बुलाया जाए तो वो कंप्लेन कर पुल सकती है? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है? कि उसका अगर तो इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी केयर। ठीक है? इमरजेंसी के आपकी रूटीन की कोई तफ्तीश चल रही है, नहीं बुलाना फिर चाहिए। भी आप कह रहे हैं कि फीमेल ऑफ़िसर का होना ज़रूरी। फीमेल ऑफ़िसर हाँ, हम ये कहते हैं कि जहाँ पे खातून बैठी है, जी। एक खातून कंप्लेनेंट है, हमारा हमने अपने सोसाइटल नॉर्म्स भी तो देखने हैं ना, बिल्कुल। ठीक है? एक खातून, बहुत सारे मर्द बैठे हैं, वो इनसिक्योर होगी, उसके साथ अगर एक लेडी पुलिस वाली बैठी है,
मजबूत फ़ील करेगी अपने आप को कि औरत मेरे साथ बैठी है, वर्दी में बैठी है, मेरे साथ कोई खराबी नहीं होगी। तो उसको मजबूत करना है, उस परसेप्शन को ठीक करना है। फिर हम ये एजुकेट कर रहे हैं कि आप जब लोगों को बुलाएँ, जो टाइम दें, उसके ऊपर बिल्कुल उस टाइम पे लोगों से मिलें। पुलिस की नौकरी एक्टिव एक लाइफ़स्टाइल है। मैंने सुबह जो प्लान किया कि आज मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, दिन में फ़लाँ टाइम पे ये करना है, वो अचानक सारा ख़त्म हो जाता है जब एक सडन मीटिंग आ जाती है, जब कोई ऐसा मूवमेंट आ जाती है या कोई ऐसी कॉल आ जाती है कि जिसमें मुझे जाना पड़ता है, वो सारा आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद आपने फिर उस टाइम पे अगर मैंने किसी को कॉल किया हुआ है कि जी ये पार्टीज़ आनी है, फलाँ लोगों को मैंने सुनना है, ये दोनों पार्टीज़ एसएचओ ने मुझे सुनानी थी, तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि आप उनको पहले इंटिमेट कर दें कि सर आज नहीं, कल आ जाएँ, ठीक है? हम भी कोशिश करेंगे, लोगों के लिए हम ये अपने सारे स्टाफ़ को ये बता रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बने। जो हदीस है, उसके मफ़हूम के मुताबिक हमें वो होना चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो, ना कि वो तकलीफ़ का बाइस बने। अगर कोई ऐसा बंदा अपने एसएचओ को बता दे कि सर मेरा मसला है, मैं बार-बार नहीं आ सकता। कोई बंदे आके हमें कहते हैं कि जी मैं 3 दिन बाद मुल्क से बाहर चल जाना, खुदा का वास्ता है एप्लीकेशन भी जल्दी प्रोसेस करानी चाहिए, ये उसका राइट है। और ये हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह कोई कहता है कि मैं सुबह में नहीं आ सकता, तो आप उस बंदे को शाम में बुला लें, ठीक है? आप अवेलेबल हो जाएँ लोगों के लिए। ये अब वो कॉन्टैक्ट किससे करेगा? हम सारे अगर अपने दफ़ातर खुले रखेंगे, हर एक को ये पता होगा कि अगर मैंने ना सुना तो उसके पास चल जाएगा, उसने ना सुना तो उसके पास चला जाएगा। कोई ना कोई सिस्टम और एवेन्यू लोगों को देंगे, तो सिस्टम बेहतर हों। सर, ये जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बार-बार थाने का चक्कर ना लगाना पड़े, उसी तनाज़ुर में क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्या ये मोबाइल फ़ोन पर नहीं गैदर की जा सकती इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मालूमात चाहिए होती है? क्योंकि वो थाने का बार-बार चक्कर किसके मोबाइल फ़ोन से? मतलब आप कॉल कर लें, कॉल पे वो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली अपने आईओ को। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ताकि आपका बार-बार चक्कर लगाना ना पड़े, और अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो वो आईओ को, अगर वो हायरार्की एक बनी हुई है ना, अगर उसको ब्रीच करके ऊपर जाएगा, तो फिर वो आईओ थोड़ा-सा परेशान नहीं होगा कि ये मुझे ब्रीच करके ऊपर देख, चले गया? एक मेरी इसमें अपने शहरियों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। देखें, ये सारे जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं ना, इनको दिन में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इनको बहुत सारे एक बंदे के पास 60-70 केसेज़ भी होते हैं, कई बंदों के पास उसकी कोर्ट की पेशी भी है, उसकी मोबाइल की पेट्रोलिंग ड्यूटी भी है। मेरी दिन में कई चीज़ें, कई एंगेजमेंट्स हैं, इसी तरह मेरे से सीनियर और मेरे से जूनियर ऑफ़िसर्स की बहुत सारी एंगेजमेंट्स होती हैं, जी, जी। कि आप ऐसी मीटिंग में बैठे हैं कि आप फ़ोन नहीं ले सकते। तो और एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक की हर कॉल के ऊपर उसको सैटिस्फैक्टरी जवाब दे सकूँ, क्योंकि मेरे पास सामने फ़ाइल नहीं है। ज़ तो इसी तरह आईओ हो सकता है ज़िंदगी का कोई और काम कर रहा हो, किसी और केस में किसी मौके पे खड़ा हो, किसी रेट पे हो, फ़ोन ना उठा सके, तो उसको प्लीज़ माइंड ना करें। आप कोशिश हम ये करते हैं कि लोगों के लिए चीज़ें और प्रोसेसेस आसान करें, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो बट वी आर ट्राइंग फॉर इट। हाँ, पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन कि मैं फ़ोन करूँ और मुझे फ़ौरन बता दें, अब संडे को रात को 10:30 बजे अब फैमिली के साथ आप हो सकते हैं, आप बच्चों के साथ कहीं कहीं खाना खा रहे हो सकते हैं। वो फ़ोन अगर आए कि जी मैं फलाँ थाने से बोल रहा हूँ और मेरा वो 2019 में एक केस था, उसके डाकू पकड़े भी गए थे। अभी तक उसका वो जवाब ही नहीं देता उसने तफ्तीशी मुझे। ठीक है, तो मैं उस वक़्त तो आई एम इन नो पोज़ीशन टू टेल हिम कि उस मेरे पास क्या जवाब है उसका कि सर इस वक़्त 10:30 बजे मेरे पास आपकी फ़ाइल नहीं है। आप ऐसा करें, या तो मुझे कंप्लीट डिटेल मैसेज कर दें, मैं आपको कल सुबह दफ़्तर से पता करके फिर आपको मेरा कुछ स्टाफ़ या मैं बता दूँगा, और हम करते भी हैं ये चीज़। लेकिन थोड़ी-सी मोहब्बत हम पब्लिक से भी एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत सारी मोहब्बत हम देने को भी तैयार हैं इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन सर, एक सहाफ़ी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है, आप सवालों की नीयत पर शक करते हैं। हमारे किसी सवाल की नीयत पर तो शक नहीं है, ताकि हम पहले ही माज़रत कर लें। नहीं, नहीं, सवाल की नियत वाली बात नहीं होती। बात ये है कि जब आप सख्त सवाल करते हैं और फिर अगर मैं कहीं रिस्पॉन्स में बाद में टेलीफ़ोनिकली आपको एक चीज़ अपना ओपिनियन उस पे दूँ और वो आपको बुरा लगे, और उसके बाद आप आफ्टर द पॉडकास्ट री-पॉडकास्ट एंड री-पॉडकास्ट करना शुरू हो जाएँ, तो वो बदनीति है सिर्फ़। ठीक है? हमारी मेरे ख़्याल में किसी भी सवाल का किसी भी पॉडकास्ट में या प्रोग्राम में मैं बात का जवाब इसलिए करेक्ट और सच दे देता हूँ, मुझे पता है मुझे लोगों से छुपाने की ज़रूरत कोई नहीं है। देखें,
मुझे आप एक बात है, ये एक ऑपरेशनल पोस्ट है। अभी किसी जगह पे रोड ब्लॉक होगा और मैंने जाना है, कहीं पे कोई एहतजाज होगा, मैंने जाना है, कहीं मुहर्रम पे कोई एक्टिविटी हो रही होगी, मैंने जाना है, तो मैंने उधर जाके चीज़ें कंट्रोल करनी है। मैंने उधर जाके खड़े होके अगर तो तमाशा देखना है कि अच्छा जी ये क्या कर रहे हैं और ये वो, तो नहीं, आई हैव टू इंटरवीन। जहाँ मैं पहुँच गया तो आई हैव टू इंटरवीन ना फिर, एग्जैक्टली। कि क्या हो रहा है? तो मेरे साथ 4-5 लोग, 8 लोग होंगे तो वो चीज़ों को सँभाल लेंगे ना। एग्जैक्ट। कहीं पे कोई डेड बॉडी पड़ी है, कहीं पे कोई क्राइम सीन देखना है, कॉर्डन करना है, इससे भी बड़ी खुदा ना ख़ास्ता कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है। तो आपने लोगों को कैसे सँभालना है उधर? एक डीआईजी के मौके पे पहुँचने से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो वो मैनेजमेंट क्या मैंने अकेले करनी है? ठीक है, तो वो बातें मैं उन सारी बातों का जवाब खुल के इसलिए देता हूँ कि इसलिए कि इस शहर के हर बंदे ने मुझे देखा हुआ है। एग्जैक्ट। ठीक है? कि मैं किस तरह अगर मेरे साथ सिक्योरिटी सरकार ने दी हुई है 7-8 बंदे, तो मैं हमेशा उनके साथ ही होता हूँ जिस वक़्त मैं ऑफ़िशियल ड्यूटी पे हूँ। इस पे मुझे हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं, ठीक है? लेकिन अगर ये इस बात को लेटर ऑन मेरी किसी कमेंट्री पे किसी को बाद में कोई दुःख दर्द हुआ हो, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। लेकिन अगर कोई ऐसा समझता है कि बिल्कुल डीआईजी ऑपरेशन को अकेला फिरना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में वो भी सही कह रहा होगा। मैं कंटेस्ट नहीं करता। मैंने सिस्टम की फ्लॉज़ जो हैं, जो सिस्टम के वीक पॉइंट्स हैं, मैंने वो भी हमेशा लोगों के सामने रखे, क्योंकि हर बंदा जानता है कि ये हो रहा है। इसको छुपा के और शुगर कोट करके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं अगर झूठ बोलूँगा तो उसका फ़ायदा क्या है? अवाम तो सब जानती है और पब्लिक बहुत सयानी है। हमारे पास ऐसे-ऐसे कंप्लेनेंट्स आते हैं, दे नो द सिस्टम हाउ इट वर्क्स। वो हमें बता रहे होते हैं कि इस पे ऐसे कर लेंगे तो फिर इसके बाद मैं ये दरख़्वास्त दूँगा, फिर ये सेक्शन लगानी है आपने। लोग बहुत सयाने हैं, बहुत समझदार हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसलिए बेहतर हल ये होता है सच बता दें। एग्जैक्टली। तो वो सच बोलना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सच बोल दें। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। इट वाज़ रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। और उम्मीद करते हैं कि आवाम के भी उन सवालात के जवाबात उनको मिल गए होंगे जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर से आपके साथ जो है पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त सर। आखिर में जाते-जाते अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को। पब्लिक को मेरा मैसेज ये है कि ये आपकी पुलिस है। ये लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की कहीं भी पुलिस, ये आपके लिए अपनी जानें भी देते हैं, ये आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए खड़े भी होंगे, ये आपके प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे भी खड़े हैं, ये आपके लिए सर्दी, गर्मी, धूप, हर किस्म के सख्त मौसम में खड़े हैं, सैलाबों में भी खड़े हैं, जंग में भी खड़े हैं, ये वो फ़ोर्स है जो आपके लिए है। तो थोड़ी-सी मोहब्बत का तकाज़ा ये भी करते हैं। हाँ, जहाँ खराबी देखें, पूरा सिस्टम बुरा नहीं है। सिस्टम मैं और आप सब सिस्टम है। इस सिस्टम को ठीक करने वाले बने, इस पे आप आइडेंटिफ़ाई करें, हम सिस्टम को ठीक करेंगे। सिर्फ़ सिस्टम को गाली देने से ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम को ठीक करने में प्रोडक्टिव रोल अदा करें। ये सिस्टम मैंने और आपने मिलकर ठीक करना है। हम सारे इस मुल्क में रहने वाले हैं। हमने कहीं नहीं जाना, इसी मुल्क में रहना है और इसको हम ही ने ठीक करना है। तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें। आपका जो तासुर है वो ज़रूर बताएँ। लेकिन इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। किसी की खामख़ा किसी की मतलब वो तमस्खुर के लिए या मज़ाक उड़ाने के लिए या किसी की वो उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिस्टम की बेहतरी के लिए अगर आप कोई हमसे शिकायत हो, वो भी ज़रूर बताएँ, उसको ठीक करेंगे और हम मिल के ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो पूरे सिस्टम को गाली मत दें, हर पुलिस वाला बुरा नहीं है, हर पुलिस वाला वैसा नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे अफ़सरों को जानता हूँ, जिनसे कभी आप मिलें और जिनका कॉन्ट्रिब्यूशन इस पूरी फ़ोर्स के लिए, इस पूरे महकमे के लिए देखें, तो आप कहेंगे कि ये वो असल लोग हैं जो हीरोज़ हैं इस मुल्क के। ऐसे भी लोग वहाँ पे हैं, लेकिन जब सख्त बात होती है, गाली होती है, जब इस तरह की चीज़ होती है, वो पूरी फ़ोर्स का वो डिमोरलाइज़ होते हैं। तो ये आपकी पुलिस है, थोड़ी-सी मोहब्बत का हम भी तकाज़ा करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपसे जितना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो ज़रूर करें। विद दिस दैट्स ऑल। आई होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट। नाज़रीन मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।